Good morning, students. Welcome in the history class. Today we will start our chapter 12, part 2 modernization. In the previous video, we have read about that the major restoration, and this part we will continue. A new school system began to be built from the 1817. 1817 से जो नया स्कूल सिस्टम है कहते वो स्टार्ट किया गया था. स्कूलिंग वाज कंपल्सरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी थी. बाय 9-10 ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. और इन्होंने क्या कर दिया, 9-10 को ये यूनिवर्सल बना दिया कि ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स दे विल टेक द कंपल्सरी एजुकेशन. ट्यूशन फीस वध मिनिमल, यानी कि कम से कम रखी गई थी ताकि हर कोई इसको नॉलेज को ले सकें. द करिकुलम हैड बीन बेस्ड ऑन द वेस्टर्न मॉडल बाय 1870 वाइल एम्फेसाइजिंग मॉडर्न आइडिया स्ट्रेस वर प्लेस ऑन लॉयल्टी. जो करिकुलम था वो वेस्टर्न मॉडल के ऊपर बेस रहता था और ये 1870 तक चला. अब इन्होंने इसके अंदर क्या जोड़ दिया, सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न आइडियाज़ थे, स्ट्रेस को रिप्लेस किया गया और जो जापानी स्टडीज़ है उसको, हिस्ट्री को स्टडी किया गया. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज ने क्या किया, इस करिकुलम को कंट्रोल में करने की कोशिश की कि और इन टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करना है, टीचर की जो ट्रेनिंग है, कहते हैं इन सब चीज़ों को इन्होंने एक्सरसाइज यानी कि सब चीज़ों को कंट्रोल में करना शुरू कर लिया. जिसको मॉरल कल्चरल जो कहा जाता था, जिसको नैतिक संस्कृति है जैसे विषय कहा जाता था, ये पढ़ाया जाता था. और जो टैक्सेस है बच्चों को टैक्सेस के अंदर दी होती थी कि आपने अपने माता पिता का किस तरह से रिगार्ड्स करना है, उसके अपने देश के लिए किस तरह से रॉयल रहना और एक गुड सिटीजनशिप आपको बनने की जो है इंस्पिरेशन इसके अंदर दी जाती थी. जापानीज हैज़ बोर देयर रिटर्न स्क्रिप्ट. जापानीज ने अपने क्या किया, जो लिपि होती स्क्रिप्ट होती थी, इन्होंने वो फ्रॉम द चाइनीज इन द सिक्स सेंचुरी के अंदर चाइना से इन्होंने लिखे हैं. उनकी जो भाषा के अंदर एक चीज़ है बिल्कुल डिफरेंट रहती थी. वो 2 फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स होते थे, यानी कि प्रोड्यूस करते थे इनको चीज़ों को डेवलप करने के लिए. फर्स्ट होती थी हिरागाना, सेकंड होती थी इसके अंदर कताकाना. हिरागाना और कताकाना ये माने जाते हैं. जो हिरागाना होती है कंसिडर फेमाइन, कहते हैं यानी कि वुमेंस को समझने के लिए काफ़ी बेस्ट मानते हैं. और ये मैंने वुमेंस राइटर ये यूज़ करती थी. और कौन से पीरियड के अंदर यूज़ करते, हेयान पीरियड में यूज़ किया जाता था. इसका जो लिखने का होता है ये मिक्सचर होता था चाइनीज़ कैरेक्टर का, फोनेटिक्स का, ताकि हर एक वर्ड का जो मेन पार्ट है वो लिखा जा सके उसके कैरेक्टर के साथ में. जैसे इन गोइंग, तो गो विल बी रिटन विद द कैरेक्टर ING इन फोनेटिक्स, और ये फोनेटिक्स के अंदर इसमें रहता था. द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फोनेटिक स्लेवरी. फोनेटिक जो स्लेवरी जो होती थी उसका मतलब होता था जो नॉलेज है स्प्रेड की जा रही है सोसाइटी के अंदर, पूरे व्यापार के अंदर. ये कहते हैं ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी. इन 1880s के अंदर सजेस्ट किया गया था कि जापानीज एक ऐसी फोनेटिक स्क्रिप्ट है कम्प्लीटली ऐसी डेवलप करे जिसके अंदर कोई यूरोपियन भाषा जो थी कहते हैं उसको भी अपना ले, अडोप्ट किया जा सके. और दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया, ना तो फोनेटिक स्क्रिप्ट को किया गया, कहते दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की गई. टू इंटीग्रेट द नेशन को इंटीग्रेट करने में मेजी गवर्नमेंट ने को इम्पोज किया जाता है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर करें. अब इन्होंने क्या किया, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है, जितने भी ओल्ड विलेज थे बाउंड्रीज़ को डोमेन करके उन पर कंट्रोल करके इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसको अडोप्ट किया, उस पर जोर दिया. एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के अंदर एक रिवेन्यू था कि वो है बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया था, जिसके अंदर लोकल स्कूल्स हेल्दी फैसिलिटी है वो मेंटेन की जाएगी, यानी कि वातावरण उनको लोकल स्कूल का दिया जाएगा जिसमें हेल्थ फैसिलिटी भी होगी. और सर्व की जाए एक रिक्रूटमेंट सेंटर फॉर द मिलिट्री का भी एक रिक्रूटमेंट सेंटर बना दिया गया था, जिसमें 20 साल से ऊपर के जितने भी यंग होते थे उनको मिलिट्री सर्विस का एक टाइम होता है, एक पीरियड है, उनको वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता था. और इसी चीज़ों को देखते हुए एक मॉडर्न मिलिट्री जो फोर्स थी वो डेवलप की गई. और इसमें एक लीगल सिस्टम है वो भी डेवलप किया गया. वो क्या करता था, पॉलिटिक्स ग्रुप पे रेगुलर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता था. इन मीटिंग
को कंट्रोल में करना, होल्ड करना, और जो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप बोर्ड है उसके ऊपर जोर देता था इन चीज़ों पे भी। आपने इन चीज़ों का अगर कोई भी सेंसर अगर सख्ताई है कहते हैं उसको मेंटेन कर सके, ताकि ऐसी जो सेंसर बोर्ड होते हैं यानी मूवी से रिलेटेड, यानी कि पहले एक सेंसर बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं। इन ऑल दिस मेजर द गवर्नमेंट हैड टू फेस ओपोजिशन, ताकि इसमें ओपोजिशन को फेस किया जाए। द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर पुट अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्पायर। दिस मीट द इवन आफ्टर ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये मानना था कि अगर जब संविधान बन जाए तो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंडर से ये बाहर आ जाएगी। इसका मतलब था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए, ताकि इनके में जो दो ग्रुप हैं बने गए थे, एक गवर्नमेंट के बाहर का ग्रुप था, कहते इन चीज़ों को भी ताकि संभाल कर रखा जाए। इसी वजह से कहते हैं कि चीन और इसी वजह से इन आइडियाज़ की वजह से ये जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन और जो मॉडर्न आर्मी है जो दूर दूर तक इनके जो परिणाम है देखने को मिलते हैं। अगर आर्मी क्या करते हैं, विगोरियस फॉरेन पॉलिसी को प्रेस करती है और हमारे को एक मोर टेरिटरी की ज़रूरत है, तो कहते हैं इसी वजह से जो चाइना और जो रशिया के बीच में क्या होती है, एक जंग होती है। और इन दोनों के अंदर क्या कहते हैं, जो जापान है वो विक्टर था, यानी कि जापान जीत जाता है। और अधिक इन्होंने क्या किया, अपनी मांग को जितनी भी ये ग्रेटर जो डेमोक्रेसी होती थी, गवर्नमेंट की अग्रेसिव पॉलिसीज़ को colonial empire suppressed the spread of democracy at home, put it in colonialism with the people is colonialized। अब इन्होंने क्या, जो जापान था बिल्कुल इकोनॉमिक रूप से पूरी डेवलपमेंट कर रहा था, अब इसने क्या किया, एक कॉलोनियल साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया था। अब अपने देश के अंदर इन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेसी को कि जो भी कंसेप्ट था इसको दबाने की कोशिश की। और इसी तरह से कहते हैं कि इन लोगों के बीच में जो टकराव थी, लोगों के बीच में जो कॉलोनाइज है, कहते हैं कि उपनिवेशीकृत जो लोग थे आपस में जो रिश्ते है ये बना के रखने के लिए इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को ही बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इन्होंने सोचा। डाउन द नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ मॉडर्नाइज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन करना, यानी कि किस तरह से मॉडर्न तरीके से हम इकोनॉमी को अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो अब क्या था कि दो मेजी सुधारों का जो सेकंड पार्ट था रिफॉर्म्स का, वादा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा इसका सुधार किया जाए। फंड है, कहते हैं इनको उठाया जाए जो एग्रीकल्चर टैक्स पे लगाए जाते थे। इसी तरह से जापान ने क्या किया, जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी जो टोक्यो और योकोहामा के बीच में चली थी 1870 से लेके 72 तक डेवलप की गई थी। और जो टेक्सटाइल मशीनरी वाज इंपोर्टेड फ्रॉम द यूरोप से जो टेक्सटाइल है वो चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी। फॉरेन टेक्नोलॉजी है वाज एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ की जाती थी। और साथ के साथ में टीचिंग यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी उनको पढ़ाया जाता था। जापानी स्टूडेंट है उनको विदेशों में भेजा जाता था। अब 1872 के अंदर क्या हुआ, मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वो लॉन्च होने लगे। अब इसमें कंपनी क्या करती, जैसे मित्सुबिशी और सुमितोमो ये हेल्प करती थी इनकी साइड बाय साइड, यानी कि जो सब्सिडी होती है, टैक्स होती है, इनके बेनिफिट के लिए काफ़ी हेल्प करती थी, ताकि काफ़ी बड़े से बड़े शिप बिल्डर्स है बनाए जा सके। और जापानीज़ जो थे, अब इन्होंने जापानी शिप्स को कैरी करना इन्होंने शुरू कर लिया था। जायबात्सु क्या था, इन्होंने बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल फैमिली की वजह से इन्होंने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, ताकि इनको सेकेंड वर्ल्ड के बाद में कहते हैं इस इकोनॉमी के ऊपर है, कहते हैं कि इसका जो असर है वो दिखने लगा था। अब जो पॉपुलेशन थी 1872 के अंदर 35 मिलियन थी, ये बढ़ती गई 55 मिलियन होने लगी 1920 में। अब इन्होंने क्या, जो पॉपुलेशन के प्रेशर को गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉपुलेशन की जो प्रेशर है इसको एक्टिवली कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, ए शिफ्टिंग शुरू कर दी। जो फर्स्ट थे उनको नॉर्थन आइलैंड में
जो फर्स्ट होते थे इनको जो नॉर्दर्न आइलैंड था जो होकाइदो के अंदर वहाँ पर भेजा गया। ऑटोनोमस एरिया था जहाँ पे कोई भी जा सकते हैं। वहाँ पे इंडिजीनियस पीपल कॉल्ड द एनू इनको बोला जाता था जापान को, यानी कि आइनो यहाँ पे जिसको आप माइग्रेट करके जहाँ पर आप भेज रहे हो। लेकिन जापान के अंदर ही वहाँ पे शिफ्टिंग थी, टाउन एज इंडस्ट्री डेवलप, जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रहे थे टाउन भी क्या कर रहे थे, वहाँ पे शिफ्टिंग शुरू कर रखी थी। अब 1925 तक क्या हुआ, 21% जो पॉपुलेशन थी वो शहरों में रहती थी। एंड 1935 के अंदर ये सारी की सारी बढ़कर 32% हो चुकी थी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इंडस्ट्री जो थी वर्कर है किस तरह से काम करते थे, जो वो कहते हैं कि जो इन वर्कर्स की जो संख्या मैन्युफैक्चरिंग का काम है धीरे धीरे बढ़ रहा था। 7 लाख से लेके 1870 के अंदर ये 4 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि 1870 के अंदर तो 7 लाख थे, लेकिन 1913 के अंदर 1913 के अंदर 4 मिलियंस तक बढ़ते गए। मोस्ट ऑफ देम वर्किंग यूनिट्स में काम करना शुरू कर देते थे। एम्प्लॉय लेस देन 5 पीपल, 5 लोगों से भी कम का इस यूनिट के अंदर यूज़ होता था। न तो इसे मशीनरी यूज़ की जाती थी, ना इसमें इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ की जाती, यानी कि जो मशीन थी जो एक यूनिट के अंदर काम होते थे 5 से कम लोग होते थे, ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिक का यूज़ किया जाता था, ना मशीन का यूज़ किया जाता था। और हाफ मॉडर्न फैक्ट्री के अंदर क्या थी, वुमेन्स थी, और इन वुमेन्स को सबसे पहले मॉडर्न स्ट्राइक इन्होंने की थी 1886 के अंदर, जिसको मॉडर्न स्ट्राइक के नाम से कहा जाता है, और इनको वुमेन्स ने शुरू किया था। 1900 के बाद में began to increase, but only in the 1930s make workers began to आउट नंबर वुमेन्स। अब 1930 के अंदर है, कहते हैं कि जो मेल थी उनकी संख्या ज़्यादा होने लगी, महिलाओं से भी ज़्यादा होने लगे। अब इन्होंने क्या क्या फैक्ट्रीज़ के अंदर जितने भी फैक्ट्री का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता गया था। फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय थे, यानी कि 100 वर्कर से भी ज़्यादा काम करने शुरू हो गए। कहते हैं कि 1909 के अंदर 1000 से लेके सीधा कहते डबल हो गया था 1920 के अंदर। कहते इवन 1940 के अंदर जो थे, कहते कि 55,000 जो वर्कशॉप हैं इन्होंने बनानी शुरू कर दी। वर्कशॉप के अंदर क्या किया जाता था, इनको ट्रेन किया जाता था इनको यहाँ पर। एम्प्लॉय लेस देन 5 एम्प्लॉय, कहते हैं कि इतनी जो कारखाना में 5 से भी जो कम मजदूर काम करते थे। इससे जो परिवार है बिल्कुल जब फैमिली सेंटर आइडियोलॉजी है, कहते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसमें क्या किया, नेशनलिज्म के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पैट्रिकल सिस्टम था एक एम्पायर के अंदर है, कहते हैं इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, कि जिसके अंदर जो सम्राट परिवार को कुलपति मानते थे। उसी तरह से जो पैट्रिक जो होती ना पैट्रिकल सिस्टम है, कहते हैं ये राष्ट्रवाद को काफ़ी, नेशनलिज्म को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता था। कहते हैं रैपिड एंड द अंडर रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड है वो भी बढ़ते गए, जैसे टिम्बर होती हैं। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि टिम्बर सबसे ज़्यादा कटने लगे थे, इसी तरह से इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तनाको सोजो ने क्या किया था, फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने इलेक्ट किया गया था। इन्होंने फर्स्ट एजिटेटिव अगे इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, यानी कि 1897 के अंदर पहला आंदोलन इन्होंने शुरू किया था जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से था। और 1800 जो विलेजेस थे इसके विरोध में मासी जो कहते इकट्ठा हुए थे, ताकि गवर्नमेंट कोई ना कोई इसमें स्टेप उठाना शुरू करे। अब आता है अग्रेसिव नेशनलिज्म, कि भी जो नेशन को अग्रेसिव आक्रामक बनाने में क्या इनका रोल माना जाता है। द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन ए रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जिसमें जो फ्रेंचाइज क्या मतलब होता है, 18 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग का अधिकार है, राइट टू वोट। कहते इसके ऊपर मेजी जो कॉन्स्टिट्यूशन था
वो फ्रेंचाइज के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, सीमित था। इन्होंने क्या एक डाइट बनाई, ये जर्मन वर्ड है पार्लियामेंट के लिए, जिसमें जर्मन के लीगल विचारों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इसके अंदर पावर इनकी लिमिटेड होती थी। एक डाइट बनाई इन्होंने, एक संस्था बनाई जिसके अंदर पावर है वो लिमिटेड होती है। जो लीडर होते थे इम्पीरियल रिस्टोरेशन को लेकर आए थे, ताकि पुनः स्थापना कोई भी चीज़ की दोबारा से की गई थी। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एस्टेब्लिश की गई। अब 1900 से लेकर 1930 के बीच में कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने क्या बनाई, एक पार्टी बनाई जिसमें कैबिनेट होते थे। दे पावर दे लॉस्ट टू नेशनल यूनिटी कैबिनेट फॉर्म अक्रॉस पार्टी लाइंस। इन पार्टियों का क्या मतलब होता है, कहते हैं इनको भुलाकर बनाई गई। जिन लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री को खो दिया था, अपनी पावर को खो दिया था, कहते हैं इन लोगों को इन्होंने क्या किया, कंट्रोल में किया गया। और जो एम्परर होता था, जो राजा होता था, वो इन फोर्सेस या कमांडर का क्या कमांडर होता था इनका, जो ये फोर्सेस बनाई जाती हैं। 1893 के अंदर एक्सप्रेस किया गया था आर्मी और नेवी को, जो इंडिपेंडेंट होती थी, कंट्रोल किया जाता था। 1899 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो केवल सर्विस जर्नल और एडमायरेबल है, जो केवल वही मिनिस्टर बन सकते हैं जो इनको सर्विस देना चाहते हों। और इन्होंने क्या किया, जो सेना को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इन्होंने एक और आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, इकट्ठे होकर। जापान के कॉलोनियल अम्पायर थे, जापानीज ये मानते थे कि जो जापानी ना वेस्टर्न पावर जो थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते थे। कहते इस डर को इन्होंने क्या किया, जो जितनी भी फोर्सेस होती थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया जाता, ताकि अपनी आवाज़ को दबाने के लिए जो खिलाफ होती थी ना, अपनी आवाज़ को ना दबाए, ताकि यूज टू साइलेंट अपोजिशन टू मिलिट्री एक्सपेंशन टू हायर टैक्स फंड द आर्म्ड फोर्सेज। इन्होंने क्या किया, सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले जितने भी कर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने में इस्तेमाल किया जाता था इन लोगों को। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है तनाका सोजो। तनाका सोजो ने क्या किया था, एक जो किसान हैं अपनी पढ़ाई खुद शुरू की थी और एक पॉलिटिकल हस्ती के रूप में उभरा था। इन्होंने जनवादी हकों के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और पहली जो संसद डाइट थी जिसमें सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें आम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, तो ओशियो ने क्या किया है, जो एक वाटर के रेज है, जो नदी प्रदूषण नदी जो फैलती थी उसी के अंदर, कहते हैं उसके तरीके से प्रदूषण नियंत्रण के तरीके इन्होंने अपनाए थे, ताकि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सके। इन्होंने अग्रेसिव नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था। Now I hope you will understand this one. In the next video we will do our part westernization and tradition.